चलिए इस पे आप देखते रहिएगा। और अब शुरुआत करते हैं अपने शो की, और आज के मेहमान हैं राजेश सातपुते। मार्केट पे एक नज़र डालते हैं और क्या तस्वीर इसमें बन रही है। तो पूरा मार्केट बढ़िया है, ग्रीन चल रहा है, लेकिन केवल मिड कैप में थोड़ा सा हल्का सा दबाव 3-3.5% का, और एडवांस डिक्लाइन इसी वजह से आपको थोड़ा कमज़ोर दिखेगा, लेकिन अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी चिंता की बात दिख नहीं रही यहाँ पे। राजेश जी, निफ्टी 26,000 आराम से पार कर चुका है। अब यहाँ से आगे क्या टारगेट, और बैंक निफ्टी अभी 54,000 के आसपास ही घूम रहा है, उसमें क्या टारगेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग नीरज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीरज जी, देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 26,000 के ऊपर आराम से फ्लोट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे 26,000, क्योंकि 26,000 एक ऑलमाइटी लेवल है, सैक्रोसेंट लेवल था। ये जो हमें लग रहा था कि 26,000 से एक बार के लिए पलटेगा, लेकिन ये पलट ही नहीं रहा है, और उस पर आज एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है हमें लॉन्ग साइड की पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 26,000 के नीचे 30 पॉइंट्स, तो आप कह सकते हैं कि 25,970 का स्टॉप लॉस होगा। और इस रैली मुझे लगता है कि प्रोबेबली आज लेट सेशन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, शॉर्ट कवरिंग जो कहते हैं ना, मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी 26,150 से लेके 26,200। तो बायस पॉजिटिव रखे, क्योंकि आज नीरज जी मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि आज मोस्टली लार्ज कैप लीड कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस है, मारुति है, ऑटो में टाटा मोटर में रिकवरी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर लार्ज कैप लीड कर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी बढ़िया आनी चाहिए। ओके, ये रहा है मार्केट पे। चलिए अब कुछ सवाल जवाब लेते हैं, और पहला सवाल विष्णु चरण साहू का है, जो उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु चरण जी, हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार। जी। नमस्कार जी। एक्चुअली मैंने होल्ड करके रखा हूँ जियो फाइनेंस का 75 शेयर एंड हिंदुस्तान जिंक का 50 शेयर रखा हूँ। हिंदुस्तान जिंक 8% का कुछ लॉस चल रहा है, और जियो फाइनेंस का 200-300 रुपये का जो लॉस है, तो उसको कितना दिन तक मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सजेशन आप देंगे। रखना जी चाहूँगा या सेल करूँगा? बिल्कुल, तो एक एक करके लेते हैं। पहले हिंदुस्तान जिंक में क्या राय बनती है? राजेश जी, क्या किया जाए इसमें? नीरज जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जिस तरह से करेक्शन हुआ है करीबन 700 750 के लेवल से, ये अभी जो फिलहाल ट्रेड हो रहा है ये अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये 480 490 इसके नीचे तो ये तुरंत तुरंत जाएगा नहीं। और तो कॉन्ट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। ओवरऑल मेटल सेक्टर में ही आ रहा है रिलीफ रैली। अब देखिए, टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेटल में रिकवरी है। तो हिंदुस्तान जिंक में भी रिकवरी होनी चाहिए, तो आप बने रहे। मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी जो है वो पहला टारगेट आएगा 550। अगर 550 निकल जाए, फिर मुझे लगता है 600 600 610 तक ये मूव मिलेगा, जहां पे उनको एक बार के लिए वो सोच सकते हैं कि क्या करना है। बट एट दिस लेवल आई थिंक इट्स अ होल्ड। ओके, और दूसरा जियो फाइनेंस। मुझे लगता है कि नीरज जी, जियो फाइनेंस अभी चलना बाकी है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट काउंटर है, लेकिन कंसोलिडेशन में फंसा है। कंसोलिडेशन कहाँ है? 330 ऑन द लोअर साइड और 360 ऑन द हायर साइड। ये 30 पॉइंट में कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा बायस इस पे पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट की पोजीशन भी इसमें रह सकती है, क्योंकि ये हमने शेयर किया हुआ कॉल है जियो फाइनेंस का। मेरे हिसाब से इसका अगर आप इमीडिएट देखें तो टारगेट कम से कम 400 का होगा। 400 अगर सरपास होता है तो फिर मुझे लगता है बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। तो देखिए, जियो फाइनेंस ये अच्छा पिक है। रादर मैं कहूंगा अगर किसी को ऐड करना है तो ये लेवल बढ़िया है। ओके, ये राय बनती है जियो फाइनेंशियल्स में। और डिस्क्लोजर याद रखिएगा, ये चैनल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल्स के सबके ओनरशिप एक ही कंपनी के पास है, एक ही ग्रुप में है। तो इसलिए आप कोई भी राय जियो फाइनेंस में बनाएं या रिलायंस में बनाएं, तो किसी और एडवाइज़र से एक राय और ज़रूर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं राजू चौधरी का, नीमच मध्य प्रदेश से। राजू जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार सर, कैसे सर? जी बताओ सर। सर मेरा सर बीडीएल लिया है मैंने, 158 शेयर है, और 1435 भी लिया है सर। उसको कैसे सर लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 1.5 साल, उसके बारे में बताना सर। ओके राजेश जी, इनको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन साल जी, 1.5 साल रुक सकते हैं क्या? साल 1.5 साल में ये 300 रुपये कवर होंगे, और 300 रुपये और फायदा भी होगा क्या? आराम से होगा। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव है, ये सेक्टर पे ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो ऊपरी लेवल से टूटा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रैली अच्छी थी, दैट सिंपली मींस कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये इंटैक्ट है। तो फिलहाल जो हो रहा है, ये इसका आप कह सकते हैं कि दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन। तो जो काउंटर बड़ा है लोअर लेवल से करीबन 200 300 रुपए से लेके आप कह सकते हैं 1700,
तो ये करेक्शन है, और ये करेक्शन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से ये जो 1100 1120 का लेवल है, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। रादर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करंट लेवल से रिकवरी आनी चाहिए, जिसका पहला टारगेट आएगा 1300। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। ओके, होल्ड करने की सलाह है भारत डायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेश गांधी का अंकलेश्वर से। कल्पेश जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नीरज सर गुड मॉर्निंग, और राजेश सर को भी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपका क्रूड पे बहुत एक्सपर्टीज है और राजेश सर का टेक्निकल पे बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। तो उसके बेस पे मेरे पास ओनजीसी मैंने लिया है 500 शेयर और 300 के रेट पे। तो मुझे इनका 3 महीने का 6 महीने का थोड़ा फ्यूचर जानना है। मैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए टेक्निकली और फंडामेंटली। राजेश जी बताइए भाई, ओएनजीसी में अगले 6 महीने में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ओएनजीसी फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रूड बेस्ड स्टोरी होती है, जैसे क्रूड का मूवमेंट के ऊपर पूरा ओएनजीसी बेस्ड है। अगर आप करंट लेवल से देखें तो मुझे लगता है 270 280 का यहाँ पे एक बेस बनेगा, और सामने 300 310 तक का एक मूव मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि इतना लॉन्ग टर्म ओएनजीसी में मत सोचिए। काउंटर में बहुत सारी तेजी हो चुकी है, लेकिन ओएनजीसी से अच्छा तो मुझे लगता है पावर स्टॉक्स अच्छे हैं। टाटा पावर देखिए, एनटीपीसी देखिए, तो थोड़ी स्टोरी अलग देखिए। ओएनजीसी में उतना मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे कि आपने लिया है, तो आप फिलहाल होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 280 के नीचे, और सामने इसका पहला टारगेट आएगा 310 का। अगर 310 को सरपास करने में सक्षम हो जाता है, तो फिर 340 तक कम होंगे। ओके, अच्छा फंडामेंटली भी आप चूंकि कह रहे थे, तो देखिए ऑयल एंड गैस सेगमेंट की है, सरकारी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये ओएनजीसी विदेश में किया है, कई जगहों पे ब्लॉक्स लिया है, तो कंपनी अच्छी, फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्रूड की ऊपर नीचे कितना होता है। अगर क्रूड के दाम 75-80 से ऊपर स्टेबल रहते हैं तो रिलाइजेशन अच्छा हो जाता है इनके। फंडामेंटली भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन टेक्निकली टारगेट अगले 6 महीने अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो आपको राजेश जी ने बताया कि किस तरह से ओएनजीसी में आगे जाते हुए चीज़ें बदल सकती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सर क्या सवाल है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास IEX के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 144 के अराउंड बाइंग है उसकी। तो शेयर तो ठीक चल रहा था, बट अभी एक न्यूज आई थी तो शेयर ड्रॉप हुआ था। तो आप मेरे को गाइड कर सकते हैं कि मतलब फ्यूचर में इसको अगर मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर लूँ वो बेटर है या एग्जिट करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म मतलब इशू एज सच कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकता हूँ। ओके, लुकिंग एट टेक्निकल शुड बी होल्ड और शुड बी सोल्ड, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, परफेक्ट। तो पूछते हैं जरा राजेश जी से। राजेश सतपुते जी, IEX 208 रुपये पे चल रहा है अभी, और इनके भाव से इनको अच्छा खासा 65 रुपये का प्रॉफिट भी है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है, क्या इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? नीरज जी देखिए, पिछले 2 दिनों में, आज का दिन छोड़ के पिछले 2 दिनों में जिस तरह से इसमें बिकवाली हुई है, यहाँ पे एक बुल ट्रैप सिचुएशन है। 230 240 ये डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल है। मुझे लगता है अगर IEX करंट लेवल से भी यानी 200 के आसपास इसका 50 DMA का सपोर्ट है। ये 50 DMA का सपोर्ट फिलहाल के लिए एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे आपको एक रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ कहां तक, तो देखिए इमीडिएट बेसिस पे 215, मुझे लगता है 215 पे फिर से सप्लायर खड़ा हो जाएगा। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर वीक है, मुझे लगता है ये कम से कम 180 185 तक गिरेगा। तो अगर देखिए, मेरा कहना ये है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो लोअर लेवल पे किया है, और अगर आपको 215 का लेवल मिलता है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आपको होल्ड ही रखना है, तो वही जो बुक किया हुआ आपका जो जो क्वांटिटी है, वो सेम क्वांटिटी आप लोअर लेवल पे फिर से आप उसको कवर कर सकते हो। बट एट दिस लेवल इट्स एन एग्जिट। एट दिस लेवल एग्जिट है। और फंडामेंटली तो आप, जैसे आपने क्वेश्चन बताया कि आपको खबर पता ही चली है कि अब ये मतलब कपलिंग की जाएगी, तो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। तो मैंने कल भी इसमें बताया था कि एक्सचेंज की बजाय अब ये ब्रोकिंग कंपनी की तरीके से होगी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इनके हाथ में नहीं रहेगी पूरी, तो वैल्यूएशंस में थोड़ा चेंज आएगा। इसीलिए पिछली बार भी गिरा था, और अभी सुन रहे खबरें ऐसी होने वाली हैं। अभी कब होगा पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन इसी वजह से गिरा। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो, तो जिस तरह से पावर डिमांड बहुत बढ़ रही है, वॉल्यूम बहुत बढ़ रहे हैं, पीक डिमांड की तरफ हम लोग हर समर में जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, और वो इसको फंडामेंटली बहुत सपोर्ट भी करेगी। लेकिन
थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जैसे ही खबर आती है होने लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और टेक्निकली राजेश जी कह रहे हैं कि एग्जिट बनता है इसमें, तो ये राय आपके लिए है। वरुण शुक्ला का सवाल लेते हैं, ये कह रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो बदल रहे हैं, रिबैलेंस कर रहे हैं, तो क्या करंट प्राइस पे HDFC बैंक खरीद लें? देखिए, मुझे लगता है करंट लेवल पे HDFC बैंक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए यहाँ से अपर चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। डबल टॉप में ये नहीं कि यहाँ पे बड़ा सेल आएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन है। जो अर्लियर हाई था वो करीबन 1780 1775 के आसपास है, तो हम उसको राउंड करते हैं। लेट्स मेक इट 1780 1790। जब तक इस लेवल के ऊपर HDFC बैंक नहीं जाता तब तक फ्रेश तेजी नहीं होगी। नो डाउट काउंटर तेजी में है। मैं सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूँ एक डिप। तो अगर आपको HDFC बैंक ऐड करना है तो आपको ऐड करना है 1740 के ट्रेजेक्टरी में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ी, फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 शेयर ऐड करना है तो यहाँ पे 50 ले लो। अगर करेक्ट होता है 1740 तक तो और 50 ले लो। आई थिंक दिस विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। ओके अजय, ये इन्होंने एक सवाल पूछा डेल्टा कॉर्पस 137 पे खरीदा है, और खरीदें क्या? डेल्टा कॉर्प पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है क्या? नहीं नहीं जी, मुझे नहीं लगता पोर्टफोलियो वाला काउंटर है। ये प्योर मोमेंटम वाला काउंटर है, जिस दिन मोमेंटम है उसमें ट्रेड कर लीजिए। क्योंकि हमने डेल्टा में अगर आप ओवरऑल देखें, यानी वीकली चार्ट भी देखें, तो वीकली वीकली पे जो हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो शैडोज है वो अपर शैडोज बहुत बड़े हैं। दैट सिंपली मीन्स अपर शैडो बड़ा है, इसका मतलब जब जब रैली आई है तब तक इसमें लिक्विडेशन हुआ है। तो अगर आपको डेल्टा को पोर्टफोलियो में रखना है तो वो तकलीफ वाला काउंटर है। मुझे नहीं लगता कि उससे तो बेटर बहुत सारे हैं। तो डेल्टा को आप डेफिनेटली अवॉइड करें। लेकिन मोमेंटम प्ले करना है देन इट्स फाइन। 125 का स्टॉप लॉस रखे पोजिशनली और उसमें ट्रेड करें। ऊपर में 140 45 जाता है तो फिजल आउट होता है। तो ये प्योर आप कह सकते हैं 10-15 रुपए का फिलहाल प्ले है। ओके, पोर्टफोलियो में रखने लायक नहीं है, खाली मोमेंटम है, तो उस हिसाब से इसको ट्रीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमेश का जालौर राजस्थान से है। सोमेश जी सवाल पूछिए सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते सर मेरे को सेल का लिया हुआ है 132 में 71 शेयर, वो 3 साल ऊपर हो गया और वो रेट आती है और वापस नीचे जाता है। और एक लिया है टाटा स्टील 149 में लिया है, 339 क्वांटिटी है। और एक नई एंट्री करनी है, ये इसमें करूँ CDSL में? रुको पूछते हैं भाई। हाँ जी। सेल के 71 शेयर लिए हैं 132 रुपये 48 पैसे पे, सेल दिखाइए ज़रा। और टाटा स्टील के 133 पे चल रहा है। टाटा स्टील के इन्होंने लिए हैं 149 पे, तो वो 162 के आसपास हैं। राजेश जी क्या करना चाहिए सेल और टाटा स्टील में? नीरज जी, मुझे लगता है मेटल सेक्टर में एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है। तो हमने जो ऊपरी लेवल से करेक्शन देखा था, जैसे सेल में देखा था 170 के लेवल से ये 120-22 तक टूटा। और उसके बाद ये पिछले जो आप कह सकते हैं पिछले एक महीनों में इसका जो मोमेंट है, नॉट ओनली सेल, टाटा स्टील को भी ये सेम लागू है, सेम वर्ड लागू है। तो दोनों में ये हुआ है कि अभी ये कंसोलिडेट किया एक महीने से, और कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला गया। चार्ट ये कहता है कि यहाँ से ये फ्रेश मूव शुरू होगा। सेल की अगर बात करें 133.90 का इसका फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है, तो ये बाय साइड का ट्रेड बनेगा। 125 का फिक्स स्टॉप लॉस रख दे और यहाँ से मुझे लगता है इसका पहला पड़ाव आएगा 145 का और उसके बाद इसका नेक्स्ट पड़ाव आएगा 155 का। तो मेरे हिसाब से सेल लुक्स गुड। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का देखिए सेम, ऑल वर्डिंग मैचेस द सेम, कुछ फर्क नहीं करूंगा मैं। मुझे जो सेल में बोलना है वही टाटा स्टील पे लागू है। लेकिन टाटा स्टील में लेवल्स अलग होंगे। टाटा स्टील का लेवल है 158 का ब्रेकआउट देखिए ये खड़ा है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 175। अगर वो चला जाता है तो 180 प्लस की जगह बनती है। तो टाटा स्टील इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर किसी को ऐड करना है, लेना है, आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल। और नया माल लेना चाहते हैं CDSL, वो कैसा है? सेंट्रल डिपॉजिटरी, हाँ CDSL। या देखिए CDSL का चार्ट अच्छा है। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे एंट्री कहाँ लेना है। मुझे लगता है 1488 करंट मार्केट प्राइस है। अगर किस कारण अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो प्रोबेबली 1400-1420 ये लेवल अच्छा होगा जहाँ पे आपको एंट्री करनी है। एट दिस लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि काउंटर थोड़ा हेवी है, ओवरबॉट है, तो अगर डिप मिले तो ऐड कर लीजिए। डिप पे बाय करना चाहिए, करंट प्राइस पे ओवरबॉट लग रहा है। चलिए इसके साथ छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद कुछ और सवाल।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चलिए अगला सवाल लेते हैं एस सूर्य नारायण जी का, हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़ रहे हैं। सूर्य नारायण जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ, राम राम जी आपको तो। आपको जी, राम राम सर। आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी। सर मेरे पास है 300 शेयर हैं अमृतांजन के 350 रुपए में, और दूसरा है 1000 शेयर है बजाज कंज्यूमर का 160 रुपए में। दोनों का मैंने ये पूछना था कि ये इसका क्या फ्यूचर है। बजाज कंज्यूमर, ओके। राजेश जी बताइए, बजाज कंज्यूमर और अमृतांजन। देखिए अमृतांजन के उनके पास 300 शेयर्स है एट अ लेवल ऑफ 350, राइट। जी, काउंटर काउंटर अच्छा है, इन्हें होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से नीरज जी अमृतांजन फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है। 740 720 के नीचे तुरंत जाएगा नहीं। हालांकि आज इसमें एक सेल बना है, लेकिन वो टेम्पररी होगा, ये वीकली चार्ट सजेस्ट करता है। क्योंकि काउंटर में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी कम रहता है तो वोलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, लेकिन काउंटर अच्छा है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 850 प्लस का होगा, 850 में भी सरपास भी करेगा। ओवरऑल फार्मा में ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सबड्यूड है, तो काउंटर अच्छा है, इट्स अ होल्ड फॉर मी। नेक्स्ट काउंटर कौन सा कहा था नीरज जी उन्होंने? बजाज कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर, राइट। बजाज कंज्यूमर, बजाज बजाज 250 रुपये वाला। नीरज जी देखिए बजाज कंज्यूमर अगर आप ओवरऑल देखें तो ये थीम जो है एफएमसीजी ये अच्छी चल रही है। आप एचयूएल देखिए, ब्रिटानिया देखिए, कोलगेट देखिए, डाबर देखिए, मुझे लगता है ये काउंटर अच्छे हैं। रही बात बजाज कंज्यूमर की, देखिए चार्टिकली मुझे लगता है 240 का इस पे सपोर्ट है। जो वीकली ब्रेकआउट आया था, वीकली बात करो मैं, डेली नहीं, तो वीकली ब्रेकआउट आया था, वो करीबन आया था इसका 240 से 235। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि ये लेवल जो है ऑलमोस्ट ये अपने ब्रेकआउट यानी निकलाइन के करीब आ रहा है। तो करंट लेवल से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। ये जो मिला है फिलहाल अगर आप देखें तो 280 290 से जो करेक्ट हुआ है, दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन। और हमेशा इंटरमीडिएट करेक्शन लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर करेक्शन भी होता है तो आप डरिए मत, आप इसमें बने रहे। रादर अगर डिप मिलता है 240 35 का, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। चार्टिकली इसका टारगेट 300 प्लस का होगा, लेकिन उसके लिए वक्त। ओके, तो इसको भी होल्ड करना चाहिए, दोनों होल्ड करना चाहिए एक्चुअली सूर्यनारायण जी को। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही, सीडीएसएल ने अपने चार्जेस को रिवाइज किया है, 1 अक्टूबर 24 से लागू है और 3.5 रुपये पर डेबिट। ये ध्यान रखना चाहिए कि सेबी ने ये सब चीज़ें कही थी, इसलिए 1 अक्टूबर से सारी कंपनियां, ये सारे एक्सचेंजेस, ये सारी डिपॉजिटरी अपने टैरिफ प्लान को रिव्यू कर रही हैं और यूनिफॉर्मिटी उसमें ला रही हैं। अभी 3.5 रुपये पर डेबिट ट्रांजैक्शन टैरिफ इन्होंने अनाउंस कर दिया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले MCX ने अपने जो ऑप्शंस हैं उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस में रिवीजन करके उसको इक्वलाइज किया था। तो ये उसी दिशा में है, क्योंकि 1 अक्टूबर से सब लागू होने। अगला सवाल अविनाश का, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं CNBC का रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कोचिन शिपयार्ड के 36 शेयर, एवरेज उसका है 1895 रुपए का लेके रखे हैं। आज मेरा लगभग 6700 रुपए के करीब मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस ट्रेड में बने रहना चाहिए या एवरेज करने के लिए और शेयर बाय करना चाहिए? राजेश जी 2 सवाल हैं। एक तो इसमें बने रहना चाहिए क्या और फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और दूसरा सवाल है कि अगर प्राइस नीचे आ ही गया है तो क्या एवरेज किया जा सकता है इसको? बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल एवरेज करना चाहिए। देखिए आज नहीं चल रहा है जनरली। ओवरऑल अगर ये थीम ही देखें, आप कोचिन शिपयार्ड देखें, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स देखें, BL देखें, थोड़े सब थोड़े सबड्यूड है। और वो सबड्यूड होना भी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ये तैयारी हो रही है एक नई रैली के लिए, लेकिन फिलहाल तो ये करेक्शन में है। तो देखिए व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। मेरे हिसाब से जो 1600 का लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है लास्ट वीक टाइम भी हमारी बात हुई थी, किसी गेस्ट का एक इंटरेस्ट था इसमें भी। तो देखिए 1600 के नीचे नहीं जाएगा। 1600 इसका 200 DMA का लेवल है। तो ऊपरी लेवल से 3000 से जब ये टूट के 1600 हो जाता है, दैट इज रफली अबाउट 50% करेक्शन। तो उसके बाद ये टूटता नहीं है, तो उसके बाद ये रिएक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्ट होने का टाइम है। अगर किसी को ऐड करना है तो 1600 के आसपास थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करिए। मेरे हिसाब से करंट लेवल से जो डाइवर्जेंस बनता है उसका प्रोजेक्टेड टारगेट कम से कम 2200 से 2400 होगा। तो फॉर मी इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन बाय ऑन डिप ए सेफर स्ट्रेटेजी। बाई ऑन डिप नॉट ड्रिप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसको
अब होल्ड करके चलिए यहाँ पे। एक और सवाल लेते हैं। अनुज कुमार का हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवादा बिहार से। अनुज जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो, नमस्कार जी। सर। मैं अनुज कुमार बिहार नवादा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा यूको बैंक का शेयर 1000 शेयर है, 52 रुपीज 32 पैसे में। आगे बोलिए। 32 पैसे सर। हाँ वो सुन लिया, उसके आगे सवाल तो बताओ। हाँ, ये मैं होल्ड कर रखी हूँ। मैं रेगुलर 10वीं आवाज का कस्टमर हूँ सर। हेलो। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मैं इसका क्या करूँ यूको बैंक का? ओके ठीक है, क्या करें, ये है ब्रॉड क्वेश्चन। यूको बैंक का क्या करें भाई? 49 रुपये पे चल रहा है, 52-32 पे ख़रीदा है 1000 क्वांटिटी, तो पैसे तो लगा दिए इन्होंने, 3 रुपये नीचे है। अब इनकी तरफ से 2 क्वेश्चन मैं बना देता हूँ राजेश जी। पहला तो क्या करें, होल्ड करें कि नहीं। दूसरा, किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करें या किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं। जी देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखें या इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है अपने एक, आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी इस सीरीज चलेगा, ये चल रहा है। लेकिन किस 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 वजह से चल रहा है, आप देखिए 2 सेक्टर्स होते हैं, एक पीएसयू बैंकिंग और एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के स्टॉक्स तो धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा चल रहा है, एचडीएफसी देखिए, पूरा सब अच्छा चल रहा है, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब चल रहा है। पीएसयू बैंकिंग थोड़ा सा लगाड़ है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही सीरीज खत्म होने के बाद पीएसयू बैंकिंग में स्ट्रेंथ आएगी, तो आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे लगता है, इनफैक्ट आज सुबह का मेरा मॉर्निंग ट्रेड था बैंक ऑफ बड़ौदा, और अभी भी मुझे लगता है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये चलेगा। सो द पॉइंट इज, अगर पीएसयू बैंकिंग चलेगा तो यूको बैंक भी चलेगा। यूको बैंक में जो करेक्शन हुआ है 60-62 के लेवल से हुआ है करीबन 48 तक, जो इसका 200 डीएमए का लेवल है। टेक्निकली यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आता है, दैट सिंपली मींस कि करंट लेवल से लोअर साइड जल्दी नहीं खुलेगा। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे लॉस वॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, आपको होल्ड करना है 46 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि नीरज जी, यहाँ से अगर ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग संभलेगा तो ये भी संभलेगा। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 54 का, दैट विल बी टारगेट 1। 54 अगर निकल गया, फिर मुझे लगता है ये जाएगा कम से कम 58 to 60। सो फॉर मी दिस इज एन होल्ड। ओके, यूको बैंक होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। पटना चलते हैं रवि प्रकाश के पास। बताइए रवि, क्या सवाल है? अच्छा, रवि जी का कॉल कट गया है, तो दूसरा सवाल लेते हैं प्रवीर का, अगरतला त्रिपुरा से। प्रवीर जी। ओके, प्रवीर जी का भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर सोशल मीडिया से कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वहाँ पे बहुत लोग पूछा लगा, सोशल मीडिया का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। और क्वेश्चन आया है कुमार सुनील का। 300 शेयर इन्होंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए है 67 रुपये की, 1 to होल्ड फॉर 3 years। 67 रुपये कब था भाई? जरा देखिए भाई जेएसडब्ल्यू एनर्जी, राजेश जी। हाँ जी, वही चेक कर रहा हूँ। कमाल कर दिया इन्होंने तो। देखिए मुझे लगता है ये नवंबर की बात है। नहीं, नवंबर नहीं, नहीं, सुनिए, ये जैन 2021 और नवंबर 2020 उसके आसपास ही 67-68 के आसपास था। यस, 2020 का है। 20-21 के एंड में आप कह सकते हैं, जान पकड़ के चले, जान 21 तभी दिख रहा है ये बात। तो देखिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट, आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया एंट्री ली है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने निकलने की जल्दी नहीं की। तो मुझे लगता है कि जब आपको कोई काउंटर अगर आपको जिस तरह से प्रॉफिट दे रहा है, उसमें बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का चार्ट जो है, इसका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली और इवर आप कह सकते हैं कि डेली चार्ट, तीनों चार्ट ये सजेस्ट करता है कि ये काउंटर क्लियर कट होल्ड है, फिलहाल आप बने रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कंसोलिडेशन जो है ये 770 के ऊपर हो रहा है, 770 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा करीबन 800 सवा 800 का। मैं थिंक ये आपका टारगेट होगा। अगर 800 सवा 800 पे भी निकलना है तो एक बार हमें फोन करिए, हम यहीं पे बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इससे होल्ड, स्टॉप लॉस होगा 740 का। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी होल्ड करिए। पावर सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड है। ये एक सेक्टर जहाँ पे बिजली की मांग बढ़ती जा रही है दुनिया भर में। एक अंदाज़ा बताता हूँ आपको, बिजली डिमांड कितनी बढ़ रही है। जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं ना, उसमें बहुत बिजली खपत होती है, और उनको उसी से नापा जाता है कि कितना बड़ा डेटा सेंटर मेगावाट के हिसाब से। एक स्टडी कहती है कि बहुत बड़े डेटा सेंटर जो यूएस में लग रहे हैं,
उसमें इतनी बिजली खपत हो रही है कि पूरे एक शहर के कंजम्पशन के बराबर की बिजली एक बड़े डेटा सेंटर में खर्च हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ भारत में भी होनी, यहाँ तो अभी शुरू हुआ है डेटा सेंटर का बिजनेस। तो किसी भी प्रकार की पावर कंपनी, चाहे मर्चेंट पावर की हो, चाहे नॉर्मल पीपीए वाली हो, सब पे ध्यान रखिएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी उसी में से एक है। खरीदारी बेचने की सलाह आप अपने एडवाइज़र से लीजिएगा, लेकिन सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। छोटा सा एक ब्रेक और इसी के साथ फिर राजेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए थैंक यू। जी, इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।